Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए आपका मॉडल पेपर 2। तो मॉडल पेपर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा, एज यूजली हम लोग कर रहे थे। तो मॉडल पेपर 2 का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, यानी हम कह सकते हैं 1 to 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में। 11 क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपके अलग अलग यूनिट से यहाँ पर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि आपका पेपर 1 जो होता है, यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं पेपर 1 में। इन 10 यूनिट्स में हर पर्टिकुलर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनका वेटेज आपका 10 मार्क्स का रहता है, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके, सो उसी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हम आपका मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर 1 भी हम बिल्कुल सेम पैटर्न पर लेकर आए थे। अगर आपने हमारा मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर से चेक करिएगा। एंड हमने महामैराथन क्लास की भी एक आपकी सीरीज़ चलाई थी। अगर आपने हमारा वो सेशन भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक करिएगा। इसके अलावा हमने एक क्विक रिकैप सेशन का भी सीरीज़ चलाई थी। तो क्विक रिकैप सेशन में हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था डिफरेंट यूनिट्स का, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, यानी पहले पैसेज को रीड नहीं करना। यू हैव टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए, देन आप आकर पैसेज रीड करिए। और अब तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप आराम से मार्क कर सकते हैं जहाँ भी आपको आपका क्वेश्चन जो है वो माइंड में स्टक हो रहा है कि हाँ वो क्वेश्चन था और यहाँ पर हमने वो वर्ड जैसे ही पढ़ा उसको अंडरलाइन कर लिया। ईजिली हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। टाइम टेकन भी नहीं होगा, ठीक है, आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा और प्लस ईजिली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो हम पहले पैसेज रीड नहीं करते, एज इट इज जैसा हम हर बार करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर पैसेज रीड करके फटाफट से आंसर करेंगे। ओके, now question number 11, who can be India's launch pad for an integrated Asian market as per the passage। पैसेज में यानी आपके अनुच्छेद के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है? साउथ वेस्ट एशिया हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है या फिर म्यांमार हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। जो एरियाज है कोलैबोरेशन के इंडिया और एशियंस के बीच में वो क्या है? वो आपके फिनटेक है, आधार है, ई कॉमर्स है, डिजिटल बैकवर्डनेस है, ट्राइलेटरल हाईवेज हैं या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। ठीक है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो। तो यहाँ से आप आंसर देखेंगे, भारत और एशियाई देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र का है। कहाँ सहयोग करते हैं लोग? फिनटेक के, आधार, ई कॉमर्स, डिजिटल पिछड़ापन, त्रिपक्षीय राजमार्ग और चौथी औद्योगिक क्रांति। ओके, नाउ द कमिटमेंट ऑफ एशियन विद इंडियन इज। जो भारत के साथ एशियाई देशों की प्रतिबद्धता रहती है वो क्या है? ऑफर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, की वो आपको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, या फिर मोर एंड मोर डायलॉग्स, या फिर इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स, या फिर होल्ड लीडरशिप समिट्स। ओके, now question number 14, and this question says that what is needed to encourage tourism between India and Asia। अगर हमें इंडिया और एशिया दोनों के बीच में टूरिज्म को एनकरेज करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वाटरवेज की, इनोवेशन की, एयरलाइंस की या फिर स्टार्टअप्स की। ओके, सो भारत और एशिया के बीच पर्यटन को अगर बढ़ावा देना है तो क्या ज़रूरी है? जलमार्ग, नवाचार, हवाई संपर्क या फिर स्टार्टअप। ओके, now question number 15, what prompted Singapore to opt for stronger ties with India।
यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगापुर को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? हिस्टोरिकल पास्ट ने, एंड ऑफ कोल्ड वॉर ने, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस ने, या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने इंडिया के। तो क्वेश्चंस तो हमने सारे देख लिए क्या क्या थे। ओके, अब चलिए पैसेज रीड करते हैं। मैं पैसेज रीड कर रही हूँ, आप भी रीड करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा तो जूम नहीं कर सकती, बस इतना ही करूँगी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सिंगापुर हैज़ लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर इंडिया टू take up its role as an integral part of the region. It is gratifying to see how Asian-Indian relationships have grown during the past 25 years. In 1991, when the Cold War ended and India began its economic liberalization, Singapore saw an opportunity to deepen ties and build on its historical and cultural links with the Asian region. Singapore pushed for India to become a full Asian dialogue partner in 1995 and joined the EAS in 1995, and since then Asian-India ties have strengthened. All in all, around 30 platforms for cooperation exist, including 7 ministerial dialogues and the annual Leader Summit. However, there is a scope for more, and it's a must. For instance, there are tremendous opportunities in enhancing physical and digital connectivity between Indian and Asian. ASEAN is committed to strengthening land, air, and sea linkages with India. These linkages will enhance people-to-people flows as well as boost business, investment, and tourism. The Indian-Myanmar-Thailand Trilateral Highway will connect India's northeast to mainland Southeast Asia. While one can vie directly between India and several Asian countries, so there is still much room to expand air links to support growing business and tourism. Beyond physical linkages, digital connectivity is the new frontier in the fourth industrial revolution. India has made great progress in innovation, startups, and digital inclusion. There are opportunities to apply initiatives such as Aadhaar in our region, e-commerce, and fintech are two other areas potential collaboration. Okay, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन था ना हमारे पैसेज में। Yes. So as an economic hub, Singapore can serve as a springboard to launch these ideas to Southeast Asia and beyond. India's role in ASEAN should be anchored by growing economic ties with Singapore. The economic integration involving 16 countries with 1/3 of global GDP and trade will create an integrated Asian market. अब हिंदी में सेम पैसेज रीड करते हैं और फटाफट से आंसर मार्क करते हैं। तो सिंगापुर ने लंबे समय से भारत को इस क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में अपनी भूमिका निभाने की वकालत की है। ये देखना सुखद है कि पिछले 25 वर्षों में एशियान भारत संबंधों में किस तरह की प्रगति हुई है। 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और भारत ने अपना आर्थिक उदारीकरण शुरू किया, तो सिंगापुर ने संबंधों को गहरा करने और एशियाई क्षेत्र के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर देखा। सिंगापुर ने 1995 में भारत को आसियान का पूर्ण वार्ता भागीदार बनने और 1995 में EAS में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और तब से एशियान भारत संबंध जो है वो मजबूत हो गए। कुल मिलाकर सहयोग के लिए लगभग 30 मंच मौजूद हैं, जिनमें 7 मंत्री स्तरीय संवाद है और वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन शामिल है। हालांकि और अधिक की गुंजाइश है और यह ज़रूरी भी है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत और आसियान के बीच भौतिक और डिजिटल संपर्क बढ़ाने में जबरदस्त अवसर है। आसियान भारत के साथ भूमि, वायु और समुद्री संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये संपर्क लोगों के बीच प्रवाह को बढ़ाएंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा।
वैसे तो भारत और कई आसियान देशों के बीच सीधी यात्रा की जा सकती है, लेकिन बढ़ते व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्कों का विस्तार करने की अभी भी बहुत गुंजाइश है। ओके, सो भौतिक संपर्कों से परे डिजिटल कनेक्टिविटी चौथी औद्योगिक क्रांति में एक नई सीमा है। तो भारत ने नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल समावेशन में बहुत प्रगति की है। हमारे क्षेत्र में आधार जैसी पहलों को लागू करने के अवसर हैं। ई कॉमर्स और फिनटेक दो अन्य संभावित सहयोग क्षेत्र हैं। एक आर्थिक केंद्र के रूप में तो सिंगापुर इन विचारों को दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे तक लॉन्च करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, एशिया में भारत की भूमिका सिंगापुर के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार के 1/3 हिस्से वाले जो भी आपके 16 देश हैं उनको शामिल करने वाला आर्थिक एकीकरण एक एकीकृत एशियाई बाजार का निर्माण करेगा। क्लियर? तो पैसेज हमने पढ़ लिया, इंग्लिश में भी पढ़ लिया, हिंदी में भी पढ़ लिया। अब कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस को मार्क करते चलना है। तो चलिए देखेंगे। ओके, नाउ हु कैन बी द इंडियाज लॉन्च पैड फॉर एन इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर द पैसेज। तो पैसेज की बात करें तो कौन है लॉन्च पैड? सिंगापुर। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा कि लॉन्च पैड की तरह कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? सिंगापुर कार्य करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है? नन अदर दैन सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट द एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियंस। तो एशियंस और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन के हम देख लेते हैं। तो कि फिनटेक पढ़ा था हमने, वहाँ आधार भी देखा था, ई कॉमर्स देखा था, डिजिटल बैकवर्डनेस देखी थी। तो ये 4 एरियाज है जिनसे कि कोलैबोरेशन हो सकता है इंडिया और एशियान के बीच में। ओके, सो हियर ABCD एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? ओके, नाउ भारत और एशिया देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र हैं फिनटेक, आधार, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पिछड़ापन। Okay, now moving towards our next question, and this question says that the commitment of ASEAN with India is, एशियान की इंडिया के साथ जो कमिटमेंट थी वो क्या थी? तो वो तो कुछ नहीं थी ना, यही थी इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स, पढ़ा था अभी हम लोगों ने। ओके, तो भारत के साथ एशिया देशों की प्रतिबद्धता जो थी वो क्या थी कि परिवहन संपर्क में क्या किया जाए? परिवहन संपर्क में एक सुधार किया जाए। नाउ व्हाट इज नीडेड टू एनकरेज टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड एशिया। अगर हमें इंडिया और एशिया दोनों के बीच में टूरिज्म को बढ़ावा देना था तो हमें क्या ध्यान में रखना था? तो हमसे बोला गया कि लैंड ट्रांसपोर्ट वी हैव, बट वी हैव टू क्रिएट एयर लिंक्स ऑल्सो। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। भारत और एशिया के बीच पर्यटन को अगर हमें बढ़ावा देना था तो हवाई संपर्क जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट प्रॉम्प्टेड सिंगापुर टू ऑप्ट फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया। तो कौन है जो स्ट्रॉन्गर टाइज? तो यहाँ पर हम तो ना तो हिस्टोरिकल पास्ट है ना एंड ऑफ कोल्ड वॉर है ना जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है। करेक्ट आंसर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। पैसेज हमारा हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था? तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ था उसने। चलिए अब आ जाएंगे हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे। ओके, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, 1, 9, 36, 100 इज। तो पैटर्न आप देख लीजिए किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसको, तो क्या है, 0 है, 0, 1, 9। अब 1 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 9 के बाद है आपका 36। कितना है? 36। तो 9 4 जा 36, यानी कि कितना कह सकते हैं हम? 18। काफ़ी ज़्यादा तो हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। अब हमें देखना है कि क्या इनका स्क्वायर रूट बन सकता है। तो 0, 1 को तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। 0, 1 एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं 9, तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 तो आ रहा है, ठीक है। 0 का स्क्वायर था, इधर 1 का स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये आएगा आपका 4।
0 तो क्यूब देखते हैं एक बार। 2 का क्यूब अगर हम लेते हैं तो 2 का क्यूब और इसमें हम ऐड करते हैं 2 2 4 4 2 8 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसका क्यूब लेंगे, तो अब तो हमारे पास 3 का क्यूब आएगा, तो 3 3 9 एंड 9 3 27। अब 27 में हमें 36 अगर लेकर आना है तो कितना ऐड करना है, तो 27, ये कुछ बन नहीं रहा है ना, पॉइंट नहीं बन रहा आपका, क्योंकि 3 3 9 और तो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और कोई पैटर्न देखते हैं। अब और क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, चलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर उसका स्क्वायर है, हमें कुछ और फॉलो करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि हम चलो 0 का स्क्वायर माना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमें 1 के लिए क्या करते हैं, हम 0 + 1 कर लेते हैं, एंड 0 + 1, और अगर हम 0 + 1 का स्क्वायर ले लेते हैं तो इट बिकम्स 0 + 1 का अगर स्क्वायर आएगा तो इट बिकम्स 1। अब यहाँ पर 0 की जगह 1 कर लेते हैं और 1 में यहाँ पर 2 ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 3। तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे कि 1 + 2 था, है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं +2 ऐड करते हैं। जब 1 में +2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 के बाद 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 + 3 एंड 3 + 3 इज 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, देन इट बिकम 6 6 36। अब हमारी सीरीज सही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने अभी +2 ऐड किया था, अब हम यहाँ पर +3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 6, वहाँ पर हमने 3 लिया था, अब हम लेंगे 4, तो 6 + 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर एंड इट बिकम्स 100। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 ऐड करा था, यानी अब हम 6 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो जब हम 6 में 4 ऐड करेंगे इट बिकम्स 10, एंड वहाँ पर हमने कितना ऐड करा था, 2 3 4 अकॉर्डिंग ऐसे चल रहे थे, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो अब 5 का स्क्वायर, तो यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225, और ये हमें बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा जो अगला सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा 225। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, पहले आप करिए, पहले आप डिफरेंस देखिए। ठीक है, जो भी सीरीज आपको दी है पहले उस पर डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस बन रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं बन रहा, 0 1 फिर 1 के बीच 9 और फिर यहाँ पे बहुत लंबा पड़ रहा है, तो डिफरेंस नहीं बन रहा। तो आप ध्यान से देखिए, जब 9 आ रहा था फिर हमने स्क्वायर करके देखा कि स्क्वायर करके देखे किस तरह से स्क्वायर करेंगे, लेकिन वही था कि 3 का स्क्वायर तो सीधे आ गया था कि 3 3 9, लेकिन फिर 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 नहीं आ रहा था। तो 3 के बाद 4 और 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो तब भी हमें बीच में 2 स्किप करने पड़े, 6 का स्क्वायर पे आ रहा था। तो आप ऐसे भी इसको करेक्ट कर सकते हैं कि 3 के बाद आपको 2 नंबर छोड़ने हैं, फिर 6 का स्क्वायर करने पर 36 आ रहा था, फिर आपने यहाँ पे 2 नंबर छोड़े थे। अब देखिए 7 का 8 का 9 का, यानी कि फिर आप 2 छोड़े थे, आप 3 छोड़ दीजिए, यानी 7 8 और 9 इनको छोड़िए, फिर 10 का स्क्वायर करिए। तो ऐसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको बस अपना माइंड थोड़ा सा लगाना होता है कि आप या तो पहले वाला पैटर्न ले लीजिए या वो पैटर्न नहीं तो आप देख लीजिए, पता तो चल रहा है ना कि स्क्वायर बन रहा है किसी का। तो 3 3 9 हो गया, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर नहीं है, 5 का नहीं है, लेकिन हाँ 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 6 या 36, फिर 6 का नहीं है, फिर 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का नहीं, 10 का है, 10 का। तो यानी अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, 2 थे फिर 3 बड़े, तो अब हम कितने बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे, फिर हमारा 15 का स्क्वायर, तो 225। क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन सेज दैट, अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द डिजिटल एरा देयर इज अ फियर दैट क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन, जो हमारा डिजिटल एरा है उसमें कहीं ना कहीं एक डर रहता है। वो डर ये रहता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्या होगा, पैसिव अडेप्टेशन होगा या फिर क्विक अडेप्टेशन होगा, जल्दी हो जाएगा, स्टिमुलेशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं ओवर स्टिमुलेशन होगा। तो अगर हम डिजिटल एरा की बात करें तो एक डर लगा रहता है कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें हमें ओवर स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओवर स्टिमुलेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल युग में ये डर है कि कक्षा संचार के परिणाम स्वरूप हो सकता है तो अति उत्तेजना हो सकती है। ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच ऑफ द कंडीशंस एन आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड। अब आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, तो कौन सी कंडीशन में कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड रहेगा, आइए उसको देखेंगे।
देखिए स्टेटमेंट में बोल रहा है व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड प्रेमिसेस आर ट्रू। आर्गुमेंट कब वैलिड होगा, जब कंक्लूजन और प्रेमिसेस दोनों ही सही हो, ठीक है, या फिर इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड वन और मोर ऑफ इट्स प्रेमिसेस आर फॉल्स। हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि इसका कंक्लूजन या फिर एक और एक से ज़्यादा प्रेमिसेस फॉल्स है तब, या फिर ओनली व्हेन इट्स कंक्लूजन इज ट्रू, या फिर सिर्फ इसका कंक्लूजन ट्रू होगा। तो देखिए आर्ग्यूमेंट तो हमारा तभी बनेगा जब हमारा कंक्लूजन और प्रेमिसेस दोनों सही होंगे, तब भी बन सकता है, और साथ साथ कंक्लूजन एंड वन और मोर प्रेमिसेस जो होंगे वो फॉल्स होंगे तब भी बन सकता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, ए एंड बी। क्लियर। हिंदी में देख लेंगे, किन परिस्थितियों में कोई तर्क वैध हो सकता है, तो कब हो सकता है, जब उसका निष्कर्ष और आधार दोनों ही सत्य हो, या फिर तब भी हो सकता है जब उसका निष्कर्ष या उसका एक या अधिक आधार असत्य हो, तब भी हो सकता है। लेकिन कहो कि केवल तभी जब उसका निष्कर्ष सत्य हो, तो ऐसा नहीं है। आर्गुमेंट आपका इन्हीं 2 कंडीशंस में जो है वो हो पाएगा। सो इट्स द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माई ब्रदर। अब देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया। अब जो जेनिफर के फादर इन लॉ हैं वो क्या है, वो मेरे भाई हैं। याद रखो जेनिफर के फादर इन लॉ मेरे भाई हैं। तो जेनिफर और मैं अपने आप को यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो जेनिफर मेरी कौन हुई, तो जेनिफर मेरी हुई कौन, मेरे नेफ्यू की वाइफ हुई, ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ मेरी डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है। हेलन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। अब हेलन जो है वो मेरी मदर की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माई ब्रदर। हाँ, जेनिफर के फादर इन लॉ मेरे भाई थे, ठीक है। तो जेनिफर मेरी कौन हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है, मेरे नेफ्यू की, क्योंकि जो मेरे भाई हैं इनके बेटे की बहू जेनिफर है ना, ठीक है। तो इनका भाई जो बेटा जो है वो मेरा भतीजा है, और फिर इनकी वाइफ तो मेरी बहू हो गई। एंड हेलन इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। अब मेरी मदर की हेलन जो है वो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो ग्रैंड यानी कि क्या, हेलन कौन होगा, तो हेलन हो सकता है कि मेरे भाई की हेलन इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। तो हाउ इज हेलन रिलेटेड टू जेनिफर, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, भी करते हैं। जेनिफर तो पता चल गया हमें, हमसे नहीं पूछना है, हमें हेलन से पूछना है। तो जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माई ब्रदर। जेनिफर के तो फादर इन लॉ मेरे ब्रदर हैं, ठीक है। अब मेरी मम्मी है उनकी हेलन ग्रैंड डॉटर है। क्या है, उनकी हेलन ग्रैंड डॉटर है। इट मीन्स मेरे भाई जेनिफर का तो हो गया। हेलन इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। हेलन जो है वो मेरी माँ की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मीन्स कि बेटे की बेटी हो सकती है या बेटी की बेटी हो सकती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी की बेटी ये मेरी बेटी भी हो सकती है हेलन, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करूंगी कि जेनिफर मेरी बहू है और हेलन जो है वो मेरी बेटी है, ठीक है। तो ये मेरी बहू है और हेलन मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी और मेरी बहू के बीच में क्या रिलेशन होगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो मेरी बेटी और मेरी बहू के बीच जो रिलेशन होगा वो सिस्टर इन लॉ का होगा ना, ननद भाभी होंगे, ठीक है। सो जो हेलन है वो जेनिफर से कैसे रिलेटेड है कि जेनिफर की हेलन सिस्टर इन लॉ है, ननद है। क्लियर। जेनिफर के ससुर मेरे भाई हैं और हेलन मेरी माँ की पोती है, ठीक है। तो हेलन तो मेरी बेटी हो गई, ठीक है। और जेनिफर के ससुर मेरे भाई हैं, यानी कि जेनिफर मेरी भतीजे की वाइफ हो गई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि हेलन जो है वो कौन है, हेलन जेनिफर से किस तरह संबंधित है, तो हेलन की जेनिफर भाभी है। क्लियर। ना ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो ट्रुथ और फॉल्सिटी होता है ये किसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। सत्य और असत्य निम्नलिखित के गुण हैं। डिबेट्स के, प्रपोजिशन के, ओपिनियंस के एंड आर्ग्यूमेंट्स के। तो बिल्कुल सत्य और असत्य हम कहाँ देखते हैं, तो प्रपोजिशंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्रस्ताव में देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू। अब देखिए, एक्सटर्नल सिंपैथी, जस्टिफिकेशन, डिफेंसिवनेस, डीमोटिवेशन, सपोर्टिव लिसनिंग एंड कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी। तो ये यहाँ पर आपको इतने सारे एलिमेंट्स दिए और आपसे पूछा है कि जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है
इनमें से क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए वो किससे लीड करेगा इनमें से? तो हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपका डिफेंसिवनेस हो सकता है, ठीक है, जस्टिफिकेशन हो सकता है एंड डीमोटिवेशन हो सकता है। बाकी अगर आप सिंपैथी किसी को शो कर रहे हो तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, पॉजिटिव है। आप सपोर्टिव लिसनिंग, सपोर्ट कर रहे हो किसी को, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव एंड कन्फ्रंटेशनल एम्पैथी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन वो तो एक तो जस्टिफिकेशन, किसी को डीमोटिवेट करना और डिफेंसिवनेस। तो ये 3 है, बी सी एंड डी, एंड बी सी एंड डी इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में देख लेंगे। कक्षा संचार के एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित को जन्म देगी। तो नकारात्मक आलोचना औचित्य को जन्म देगी, रक्षात्मकता को जन्म देगी और प्रेरणाहीनता को जन्म देगी। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द रिहेटोरिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो रिहेटोरिकल अप्रोच होती है, कंसीडर्स टीचर्स एज एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट। टीचर को कैसे कंसीडर किया जाता है? एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट, इन्फ्लुएंसिंग एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट की तरह, नॉन ऑफिशियल, एकेडमिक या फिर ऑफिशियल। तो हम जो कक्षा संचार में अलंकारिक दृष्टिकोण होता है वो शिक्षकों को छात्रों के इन्फ्लुएंसिंग एजेंट यानी प्रभावित करने वाले एजेंट के रूप में मानता है। क्लियर? ना असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। जो टीचर का कम्युनिकेशन होता है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के सेंट्रल होता है। और दूसरा आपसे बोला है टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर शुड नॉट बी यूज टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट। जो टीचर का कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है उसको यूज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट के क्लासरूम जो क्लासरूम में बिहेवियर स्टूडेंट शो करते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर की कम्युनिकेशन की हम बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट में सेंट्रल तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो टीचर का कम्युनिकेशन है उसको हम यूज करेंगे। मेरा कम्युनिकेशन अलग होगा भैया, स्टूडेंट का कम्युनिकेशन अलग होगा, तो कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन को उनके क्लासरूम बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए यूज कर सकती हूँ? ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ना हिंदी में देख लेंगे। शिक्षक संचार कक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय है। तो बिल्कुल शिक्षक का संचार कक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि टीचर का कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे से क्लासरूम मैनेज होगा। तो बिल्कुल है, लेकिन शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग छात्रों के कक्षा व्यवहार को विनियमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा गलत है। सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। Now, question number 24 and question number 24 says that among the following there are two statements। अब यहाँ पर आप देखेंगे two statements आपको प्रोवाइडेड है। क्या है? ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स। जितने भी पोएट्स होते हैं सब सपने देखने वाले होते हैं, सब ड्रीमर्स होते हैं। नो पोएट्स आर ड्रीमर। कोई भी पोएट सपना नहीं देखता, कोई ड्रीमर नहीं होता। सम पोएट्स आर ड्रीमर्स। कुछ पोएट्स ड्रीमर्स होते हैं। तो ये 3 बातें आपसे कही गई हैं और आपसे कहा है कि आपको इसमें से विच कांट बी ट्रू टुगेदर, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लेनी जो दोनों एक साथ सही भी ना हो और बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। दोनों एक साथ गलत तो हो सकती है बट दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। तो ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स एंड नो पोएट्स आर ड्रीमर्स। तो ये वाली बात, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। बट नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, कोई पोएट ड्रीमर नहीं होता है। ये हमारा इनमें से देखिए ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स एंड नो पोएट्स आर ड्रीमर्स, ये दोनों बातें ऐसी हैं जो ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन एक साथ गलत हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा ए एंड बी। एंड सम पोएट्स आर नॉट ड्रीमर्स। तो यहाँ पर सम पोएट्स आर ड्रीमर्स, कुछ पोएट ड्रीमर होंगे कुछ पोएट ड्रीमर नहीं होंगे। तो ये एक साथ सही या गलत वाला है, इसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाले 2 में हो रहा था। तो ए एंड बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से 2 कथन ऐसे हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन एक साथ गलत हो सकते हैं। तो एक साथ गलत, एक साथ सत्य ये नहीं होंगे कि सभी कभी स्वप्नदर्शी होते हैं या कोई कभी स्वप्नदर्शी नहीं है। ये एक साथ सही तो नहीं होंगे लेकिन ये एक साथ गलत हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज ट्रू। सो इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ
लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसीडर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, कल्चरल कहते हैं, फ्री कहते हैं, कल्चरल फ्री कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं या फिर प्रिसाइज कहते हैं। तो देखिए जो नॉन फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मैं आपको काफ़ी बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन आर ऑफ 2 टाइप, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यह जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर हम वर्बली कुछ नहीं बोलते, तो इट इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन, गैर मौखिक संचार को हम क्या मानते हैं, तो गैर मौखिक संचार को हम अनौपचारिक मानते हैं। क्लियर? आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो ज़रूर से लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक ही पहुंच सके। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे कुछ ही लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं, बस वही हमें बताते हैं कि उनको वीडियो कैसा लगा। लगता है बाकी लोगों को या तो पसंद नहीं आता या फिर वो देख कर सब इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए और हमें कहाँ इंप्रूव करना चाहिए वो भी हमें ज़रूर से बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।